So hi love you. Most awaited topic that is budget 2025-2026. देखिए 1 Feb 2025 को हाल ही के दिनों में जो बजट दिया गया फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा दिया गया, नाम था निर्मला सीतारमण। उस बजट में ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, उस बजट में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, फिगर थे जो आपको आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है, तो सारी बजट की बातें हमने आपके इस नोटबुक में संकलित की है, जो वन बाय वन करके हम देखेंगे कि कौन सा फैक्ट, कौन सा फिगर, कौन से बुलेट पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके क्वेश्चन किसी भी कंडीशन में छूटने ना पाए। लेकिन बजट के फैक्ट और फिगर पे जाने से पहले थोड़ी सी बात उसके हिस्ट्री पे हम करेंगे, थोड़ी सी बात उसके बेसिक पे करेंगे कि बजट का मीनिंग क्या है। तो मीनिंग इज लेदर बैग। लेकिन आज के डेट में जो आपने देखा होगा फाइनेंस मिनिस्टर को, तो उस लेदर बैग के साथ नहीं देखा होगा, उस कैप के साथ देखा होगा, तो चेंज हो गया, बट मीनिंग रिमेन सेम, दैट इज लेदर बैग। देन आफ्टर आप जाने कि बजट की जो बातें हैं भारतीय संविधान में निहित है और अंडर आर्टिकल लिखा गया है कि बजट डिफाइन अंडर आर्टिकल नंबर 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 112 नंबर की जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी भारतीय संविधान की। सबसे ज्यादा बार जिस फाइनेंस मिनिस्टर ने लोकसभा ने अपने बजट को प्रेजेंट किया उसका नाम था मोरारजी देसाई। 10 टाइम्स ही प्रेजेंटेड यूनियन बजट इन लोकसभा। 9 टाइम्स उस फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट को प्रेजेंट किया जिनका नाम था पी चिदम्बरम, और 8 टाइम्स कंसेक्यूटिव जिस फाइनेंस मिनिस्टर ने आपके लोकसभा में यूनियन बजट को प्रेजेंट किया वो आज की फाइनेंस मिनिस्टर है, नाम है ऑनरेबल निर्मला सीतारमण। क्लियर? उसके बाद भी आप जाने कि जिस सबसे पहली बार मतलब प्री इंडिपेंडेंस अगर बात करते हैं तो सबसे पहली बार 1869 में आपके वाइस राय थे, नाम था जेम्स विल्सन। उन्होंने आपके क्या किया था, तो बजट को प्रेजेंट किया था। पोस्ट इंडिपेंडेंस जिस फाइनेंस मिनिस्टर ने रिप्रेजेंट किया नाम था आर के सुब्रमण्यम शेट्टी। पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूं, 1947 में बजट को रिप्रेजेंट किया गया था। फर्स्ट विमेन जिसने यूनियन बजट को प्रेजेंट किया नाम था इंदिरा गांधी, मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, बट शी वाज द फर्स्ट लेडी जिसने यूनियन बजट को प्रेजेंट किया था, तो वो भी आपकी कौन थी, इंदिरा गांधी। देखिए पहले यूनियन बजट और रेल बजट दोनों साथ साथ दिए जाते थे, बट इन द ईयर 1924 ये क्या हो गया, तो आपके सेपरेट हो गए। तो 1924 के बाद आपके यूनियन बजट अलग और रेल बजट अलग पेश किए जाते थे बाय डिफरेंट मिनिस्ट्री के हेड के द्वारा। तो यूनियन बजट आपके फाइनेंस मिनिस्टर पेश करती थी और रेल बजट आपके रेल मिनिस्टर पेश करते थे। बट इन द ईयर 2016 ऑनवर्ड्स इस दोनों बजट को एक साथ मर्ज कर दिया गया और आज के डेट में रेल बजट नहीं होता है। तो बोथ बजट कंबाइंड एंड दिस बजट ओनली बी प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर एंड ओनली इन पार्लियामेंट असेंबली, और वो असेंबली लोअर असेंबली होगी, दैट इज लोकसभा। और डेट भी फिक्स कर दिया गया कि वो डेट किसी भी महीने का नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ फरवरी का पहली तारीख होनी चाहिए। तो ये जो प्रेजेंटेशन ऑफ बजट है वो फिक्स हो गई कि 1 फरवरी को ही होगा। क्लियर? उसके बाद आप जाने कि जो डेट हो गई वो तो मैंने बता दिया। एक वर्क कमिटी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एक वर्क कमिटी की अनुशंसा के आलोक में ही आपके बजट को सेपरेट किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गई बजट की बेसिक बातें जो आपको अमूमन हमेशा याद रखनी चाहिए कि बजट क्या है, कहां से आया, क्या होता है ना। ये बेसिकली एक प्रेजेंटेशन है आपके गवर्नमेंट का रेवेन्यू और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर आने वाले समय के लिए जो गवर्नमेंट करेगी फॉर द ईयर 2025-2026 करेगी। जैसे हमने अपना बजट बनाया, तो हम जो अपना बजट बनाएंगे वो नेक्स्ट मंथ के लिए बनाएंगे। तो सिमिलरली गवर्नमेंट जो अपना नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट बनाएगी कि हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि हमारी ये इनकम होगी और हम इतना खर्च करेंगे। दिस इज हाउ गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है और उसी कैलकुलेशन को हमारे सामने बजट के द्वारा पेश किया जाता है। तो बजट जो पीछे हो गया उसकी बातें नहीं है, बजट वो है जो आने वाले समय में गवर्नमेंट कितना अर्न करेगी बाय रेवेन्यू और गवर्नमेंट कितना खर्च करेगी थ्रू एक्सपेंडिचर। तो ये रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की जो बातें हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो आपके फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत होने से पहले ही लोकसभा में दिए जाते हैं। नेक्स्ट आप इस जो ग्राफ है उस ग्राफ को देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि बजट के 2 संसाधन है आपके पैसे के उगाही का, क्योंकि पैसे तो चाहिए, रेवेन्यू तो चाहिए। तो रेवेन्यू 2 तरीके से आती है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट होता है और एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। रिसिप्ट जब बोलूंगा इसका मतलब है इनकम।
तो गवर्नमेंट की जो इनकम होगी वो दो तरीके से, एक रेवेन्यू से होगी जिसको हम टैक्सेस बोलते हैं, और दूसरा कैपिटल रिसिप्ट के थ्रू होगी, जो बात करेंगे कि क्या होता है। अगर रेवेन्यू रिसिप्ट से हम पैसे अर्न कर रहे हैं तो वहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होगा। तो आप जब देखेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट को, तो उस रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर हम दो जगह दो रेवेन्यू हमने बनाया है। एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स है, दूसरे को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जो डायरेक्ट टैक्स है वो आपकी इनकम टैक्स है, सीधी सी बात है, 22% की कमाई आपकी इसी टैक्स से होती है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट का जो डायरेक्ट का टैक्स है वो आपकी इनकम टैक्स है, और जो नॉन डायरेक्ट टैक्स है वो आपकी जीएसटी है, वो आपकी कस्टम है। तो ये तो हो गए रेवेन्यू रिसिप्ट के दो पार्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अभी आप ये भी जाने कि नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है, एक तो हो गया टैक्स रेवेन्यू, दूसरा हो गया नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो ये जो रेवेन्यू है वो कहां से आता है? ये आता है आपकी बेसिकली जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनके डिविडेंड के थ्रू, उनका जो प्रॉफिट होता है उसमें से गवर्नमेंट को हिस्सा मिलता है तो डिविडेंड के थ्रू, और इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम स्टेट। तो ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है। तो यहां पे दो रेवेन्यू आप समझिए, एक टैक्स रेवेन्यू को हमने देखा कि हमारी डायरेक्ट टैक्स होगी, इनडायरेक्ट टैक्स होगी, वो भी आप समझ गए, और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू होगा जो आपके डिविडेंड के थ्रू आएगा और स्टेट के प्रॉफिट के थ्रू आएगा। अभी अगर रेवेन्यू रिसिप्ट है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होगा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर हम उस एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करते हैं जिसमें आपके स्टेट को ग्रांट दिया जाता है फाइनेंस कमीशन के हवाले से, इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है, जो भी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग से हमने इंटरेस्ट लिया है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत सारा जो पैसा है वो आपके इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है ना, जो कि गवर्नमेंट ने उधार लिया हुआ है किसी ऑर्गेनाइजेशन से, है ना, देश के बाहर या देश के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से गवर्नमेंट ने जो लिया हुआ है उसके एवज में जो गवर्नमेंट पे करती है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट पेमेंट, और दिस इंटरेस्ट पेमेंट इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद जो गवर्नमेंट स्टाफ है, गवर्नमेंट सैलराइड पर्सन है, उनको सैलरी देने में, सब्सिडी देने में, डिफेंस और पेंशन, तो ये जो वो आंकड़े हैं ये वो सेगमेंट है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो ये हम रेवेन्यू समझ गए। अभी हमें कैपिटल समझना है कि कैपिटल रिसिप्ट क्या है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। देखिए, जब कैपिटल रिसिप्ट को आप देखेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि जो एक्सटर्नल बोरोइंग है, इसी एक्सटर्नल बोरोइंग की बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने संभवतः किसी आरबीआई से लिया या किसी नाबार्ड से लिया, तो बहुत सारे ऐसे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट को लेंड करती है ना, और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे जैसे आईबीआरडी से अगर आपके इंडिया को किसी कंडीशन में लोन मिले हैं तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये जो एक्सटर्नल बोरोइंग है, चूंकि बोरोइंग किया तो हमारे पास आया, इस कारण से कैपिटल रिसिप्ट में हमने उसको दिखाया है। एंड सेकंड इज डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मींस गवर्नमेंट का शेयर, गवर्नमेंट की जो भागीदारी है वो किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में है और उसमें से 5%, 10%, 15% के स्टेक को बेच डालना, दिस इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट शेयर फ्रॉम एनी पब्लिक सेक्टर होल्डिंग्स, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। अगर कैपिटल रिसिप्ट है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, कहीं रोड बन रहा है, कहीं पुल बन रहा है, कहीं अस्पताल, भवन, इमारत बन रहे हैं, तो ये सारा आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, दिस एक्सपेंडिचर कम्स अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आई होप कि बहुत आसानी से आप रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप समझ गए। बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो आपके मोबाइल पे आपको फिगर दिख रहा है, जो आपको आंकड़े दिख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लें तो आपको ये पता चल जाएगा कि होता क्या है। अभी बात आती है घाटा, जिसको हम बोलते हैं डेफिसिट। जब भी गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के बोरोइंग से, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की इनकम से ज्यादा हो जाती है, भाई मैं अगर 10,000 कमा रहा हूं और मेरी एक्सपेंडिचर ही अगर 15,000 होगी तो 5,000 तो मुझे कहीं ना कहीं से तो भरना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से किसी न किसी से उधार लेना पड़ेगा। तो दिस 5,000 जहां से मैं लेता हूं, जहां से गवर्नमेंट लेती है, उसको हम कहते हैं बोरोइंग, और इसी को हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। इसी को हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। व्हेनेवर गवर्नमेंट एक्सपेंस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड गवर्नमेंट इनकम, or this gap is fulfilled by the external borrowings, this is what called fiscal deficit। deficit जो गवर्नमेंट का टारगेट है कि हमें 4.4% करना है, तो ये है आपकी फिस्कल डेफिसिट।
फिस्कल डेफिसिट के साथ साथ आपको रेवेन्यू डेफिसिट और आपको प्राइमरी डेफिसिट भी जानना है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है तो आप जाने, रेवेन्यू डेफिसिट अकर्स व्हेन द अमाउंट ऑफ मनी a government earn from taxes and other sources, that is capital receipt, is less than the amount it has spent on various expenses. This is called revenue deficit. Primary deficit क्या होता है? तो primary deficit is basically nothing except the difference between the fiscal deficit and interest payment. इसको हम कहते हैं primary deficit. ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए। ये अगर जान गए तो आप को जो आंकड़े आप कहीं न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे, कैपिटल बोरोइंग, कैपिटल रिसीट, तो आपको समझ में आएगा कि ये होता क्या है। नेक्स्ट, 1 फरवरी 2025 को जो बजट दिया गया उसकी फैक्ट आप जाने। पहली फैक्ट तो यही है कि 8 टाइम कंसेक्यूटिव आपके फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस यूनियन बजट को पेश किया लोअर असेंबली लोकसभा में। क्लियर? इस बजट का जो थीम है वो है विकसित भारत। तो विकसित भारत थीम के अंदर इस बजट को दिया गया और इस बजट के जो एम रखे गए वो एम थे आपके 4 प्राइमरी इंजन्स यहां पर इंक्लूड किए गए। वन इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, सेकेंड इज कॉल्ड MSME, थर्ड इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एंड फोर्थ इज एक्सपोर्ट्स। तो ये एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट, MSME सेक्टर और एग्रीकल्चर, इसको बेस बनाया गया, एम बनाया गया और इस पे बेस आपकी बजट दी गई। क्लियर? अभी आप जाने कि ये जो दिया गया इसमें जो गवर्नमेंट एक्सपेंड करेगी और जो गवर्नमेंट का इनकम होगा उसका प्रोजेक्शन क्या है। तो यहां पे फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गवर्नमेंट आने वाले 1 साल में एक्सपेंस करने वाली है वो अभी तक का सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर होगा और ये आंकड़ा 50 लाख करोड़ के पार है। तो अभी तक के बजट में आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि कोई भी बजट ऐसा हो जिसमें एक्सपेंडिचर वो गवर्नमेंट ने दिखाया हो कि हम इतना एक्सपेंस करने वाले हैं वो 50 लाख करोड़ से ज्यादा हो। तो इस बार का जो बजट है वो हाईएस्ट एवर एक्सपेंस बजट है, मोर देन 50 लाख करोड़ का बजट है और वो आंकड़ा है 50.65 लाख करोड़। ये हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ये खर्च होगा। उसके अगेंस्ट जो रिसिप्ट हम जो गवर्नमेंट के पास जो आप कह सकते हैं अर्निंग आने वाली है उसका जो दायरा है वो 34.96 लाख करोड़ का होगा। मतलब 35 लाख करोड़ हमको आने वाला है और 50 लाख करोड़ हम खर्च करने वाले हैं। तो इसी को मिटाने के लिए हम बोलते हैं हमें बोरिंग लेना और इसी के लिए हम बोलते हैं कि फिस्कल डेफिसिट होगा। और इस बार का जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है आपके स्क्रीन पे आपको दिखेगा 4.4% का हमारा टारगेट है, क्योंकि इसे कम से कम करना है। जितना कम से कम फिस्कल डेफिसिट होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी इकोनॉमी, जीडीपी होगी। और जो नेट टैक्स रिसिट है, जो टैक्स से कमाई होने वाली है वो 28.37 लाख करोड़ की होने वाली है। तो ये तो हो गया वो आंकड़े, वो इंपॉर्टेंट आंकड़े जिसमें एक्सपेंडिचर कितना होगा, इनकम कितना होगा, फिस्कल डेफिसिट का टारगेट कितना है, ये आपको मैंने बिल्कुल 1 फरवरी की जो बेसिक थी 12 लाख की बात अगर छोड़ दें वो हमने बता दिया है। अभी आप जाने कि जो गवर्नमेंट का पैसा आता है या गवर्नमेंट जो पैसा एक्सपेंड करती है वो आता कहां से है, आता कितना है, वो जाता कहां पे है और जाता कितना है। तो ये जो इन है और ये आउट है, कौन सा सेक्टर में कितना परसेंट आना और कितना परसेंट जाना है, इस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये मालूम चलेगा कि हम जो गवर्नमेंट पैसा कमा रही है, जो उसके राजकोष में पैसे जा रहे हैं, वो कितना परसेंट कौन से सेक्टर से जा रहे हैं। हम जो इनकम टैक्स देते हैं उससे गवर्नमेंट के खजाने में कितनी पैसे आती हैं, हम जो जीएसटी देते हैं उससे गवर्नमेंट के खजाने में कितनी पैसे आती है। तो ये आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कारण से आप ये जो पाई चार्ट देखेंगे तो आपको सारी बातें पता चल जाएगी कि गवर्नमेंट का जो हमारा इनकम है वो कहां से कितना आने वाला है। तो गवर्नमेंट कहती है कि हमारा जो इनकम है वो 24% आपके आने वाला है कहां से, तो बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज से। नेक्स्ट 22% जो हमारा इनकम आएगा वो आपके इनकम टैक्स से आएगा। 18% जो हमारी इनकम आएगी वो जीएसटी से आएगी। 17% का जो हमारा इनकम आएगा वो आपके कॉरपोरेशन टैक्स से आएगा। ठीक है, तो ये बड़े आंकड़े मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद नॉन टैक्स रिसिप्ट है, एक्साइज है, कस्टम है।
तो ये सब छोटे छोटे आंकड़े हैं, बट जो मेन आपका आंकड़ा है वो आपके बोरोइंग और अदर लाइबिलिटी से सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को पैसे आते हैं 24, फॉलोड बाय इनकम टैक्स। तो टैक्स के मामले में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जीडीपी में कहीं से आता है दैट इज इनकम टैक्स 24%। और इसी इनकम टैक्स के स्लैब को बहुत ज्यादा रिड्यूस किया गया है। आने वाले समय में हम देखेंगे क्या है हमारे इनकम टैक्स का दायरा। लेकिन उससे पहले आपकी ये तो इनकम की बात हो गई, लेकिन गवर्नमेंट किस इनकम के बेसिस पे एक्सपेंस भी करती है। तो एक्सपेंडिचर का आप ये पाई चार्ट देखें, आपको मालूम चलेगा कि सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस जगह पे करती है वो है आपका स्टेट का शेयर। तो स्टेट का शेयर तो अमूमन चूंकि जीएसटी आ गया है इसका देना ही पड़ता है फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के हवाले से। तो 22% स्टेट शेयर को जाते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट को जो एक्सटर्नल बोरिंग हमने किया उसमें 20% जाते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए 16% जाते हैं। डिफेंस हो गया या स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गई या फाइनेंस कमीशन हो गया वहां पे 8%, फॉलोड बाय सब्सिडी, पेंशन एंड अदर हैं। तो यहाँ पे आपके 6%, 4% के अराउंड आपका एक्सपेंस यहाँ पे जाता है। तो ये दोनों पाई चार्ट आपको ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि कितना और कहां से आता है। क्लियर? अभी वो फैक्ट जो कहीं ना कहीं आपको नहीं लेकिन आपके घर वाले को कहीं ना कहीं सुकून देगा, अगर आपके घर में कोई ना कोई सैलराइड है, और ऑफ कोर्स होंगे ही, तो सैलराइड के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ आप कह सकते हैं, मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है कि जहां पे इनकम टैक्स को डायरेक्ट डबल से ज्यादा एग्जम्प्ट कर दिया गया है। तो इससे बड़ी बात, इससे अच्छा बजट शायद मिडिल क्लास के लिए, साइड इनकम जो सैलराइड पर्सन है उनके लिए अभी तक तो नहीं था। तो इस बार की जो बजट है उसमें इनकम टैक्स के स्लैब में एक बहुत बड़ा उलटफेर किया गया है। और उस इनकम टैक्स स्लैब में आप अगर देखें तो 4 लाख तक टैक्स एग्जम्पशन है। ये इनकम टैक्स स्लैब की जो स्लैब की बातें हैं और 12 लाख की बातें हैं, इस दोनों को सही ढंग से हमें समझना है। पहले तो आप पहले ही लाइन में आपको बता दूं, इफ योर इनकम इज अप टू 12 लाख नो इनकम टैक्स नीड टू बी पे। सीधी सी बात यह हो गई कि 12 लाख तक अगर इनकम है, अगर सैलरीड क्लास है तो 12,75,000, क्योंकि वहां पे एक रिबेट भी दिया गया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है, तो 75,000 और भी ऐड कर दें तो 12,75,000 आप अगर सैलरीड क्लास से आते हैं तो टैक्स एग्जम्पशन है, कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे कि सर अगर 12,75,000 है तो ये पे स्लैब क्या है? ये जो हम देखते हैं 5%, 10%, 15, 20, 25, 30 का दायरा है, फिर वो 4 लाख से 8 लाख में 5% देखते हैं, तो ये फिर है क्या? तो मैंने पहले ही लाइन में बता दिया कि अप टू 12.75 फॉर सैलराइड क्लास नो इनकम टैक्स नीड टू बी पेड। बट ये जो स्लैब है, अभी इस स्लैब की बातें समझ जाएं कि स्लैब कहता है कि हम 4 लाख तक टैक्स एग्जम्पशन है, नील है। 4 to 8 लाख कहता है कि 5% इनकम टैक्स का ब्रैकेट है। 8 to 12 लाख कहता है कि 10% का ब्रैकेट है। हर एक 4 लाख पे 5% का ब्रैकेट आपका बढ़ रहा है। तो 4 to 8 लाख 5%, 8 to 12 लाख 10%, 12 to 16 लाख 15% का ब्रैकेट है, 16 to 20 लाख 20% का ब्रैकेट है, 20 to 24 लाख 25% का ब्रैकेट है, और सबसे टॉप जो हमारी एलीट क्लास के लिए आपका ब्रैकेट है वो है मोर देन 30% इफ योर इनकम इज मोर एंड अबव 24 लाख। तो ये ब्रैकेट उस कंडीशन में एप्लीकेबल हो जाएगा व्हेन योर इनकम एक्सीड 12.75 लाख। अगर आपकी 14 लाख की इनकम होगी तो यहां पे ये जो स्लैब है वो आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, टैक्स पे करना है। बट अगर 12.75 तक है तो ये स्लैब आप इग्नोर कर दीजिए, आपके लिए किसी मायने का नहीं है। बट स्लैब है तो आपको याद रखना है। 12.75 की बात हमने बता दी, 12 लाख की बात बता दी हमने, स्टैंडर्ड डिडक्शन और रिबेट की बात हमने आपको यहाँ पे इनकम टैक्स के बारे में बता दी। मिडिल क्लास के लिए ये एक बहुत बड़ा राहत की बात है और ये सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में है। 2 टैक्स रिजीम है, एक ओल्ड और एक न्यू। तो ओल्ड की बात तो छोड़ दें क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि सभी लोग न्यू पे शिफ्ट हो जाएं, इस कारण से न्यू को इतना ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया गया है। ओल्ड में बहुत सारे डिडक्शन है, पीपीएफ है, इंश्योरेंस है, आपके एनपीएस है। न्यू में फ्लैट कर दिया गया है भाई 12.75, एंजॉय विथ नो टैक्स। नेक्स्ट टैक्स लेसन में और भी आप जान लें वो ये है कि जो सीनियर सिटीजन है जिनका टीडीएस 50,000 का ब्रैकेट था,
कि जो भी इंटरेस्ट से पैसा वो अर्न करते हैं, चाहे वो किसी एफडी पे हो या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट पे हो, वो 50,000 का था, उसको बढ़ा के 1 लाख कर दिया। तो सीनियर सिटीजन की भी बल्ले बल्ले है यहाँ पे कि 50,000 से बढ़ा के जो लिमिट है टीडीएस की 1 लाख कर दी गई है। दूसरा जो टीसीएस है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जिसमें रेंट आपका 2.4 लाख तक एग्जम्प्टेड था, उसको बढ़ा के डायरेक्ट 6 लाख कर दिया गया है। तो भी एक बड़ा रिलीफ है। अगर रेंट से भी इनकम आपको अब 6 लाख तक आएगी तो कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। कस्टम में भी फेरबदल किया गया है और जो पर्सनल यूज के लिए आप गुड्स लाएंगे बाहर से, उसकी जो लिमिट है वो 38.5 से रिड्यूस करके 20% कर दी गई है। और अगर ज्वेलरी पर्सनल यूज के लिए है तो 25% से रिड्यूस करके 20% उसे भी कर दिया गया है। तो कस्टम में गुड्स 20% पे आ गया है, ज्वेलरी भी 20% पे आ गया है पर्सनल यूज। अभी बुलेट पॉइंट की बात हम जाने कि क्या है इस बजट की बुलेट पॉइंट। तो एफडीआई इन इंश्योरेंस जो 74% था, इंक्रीज करके उसे 100% का अलॉटमेंट दे दिया गया है कि अब इंश्योरेंस में 100% एफडीआई आ सकती है। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, अभी पब्लिक सेक्टर बैंक को जो एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए हम लोन देते हैं, उसके लिए एक अलग पैरामीटर, एक अलग क्रेडिट स्कोर बनाना पड़ेगा, जिसको हमने ग्रामीण क्रेडिट स्कोर का नाम दिया है एसएचजी मेंबर्स के लिए स्पेशली। भारत ट्रेड नेट, ये एक बीटीएन, एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया गया है जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म ट्रेड एंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर फाइनेंशियल सॉल्यूशन सेटअप किया जाने वाला है, दैट इज कॉल्ड भारत ट्रेड नेट। मखाना, बिहार को बहुत बड़ा सौगात दिया गया, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आपके बीटा में, साथ साथ आपके मखाना बोर्ड को यहाँ पे ला दिया गया है। तो बिहार को एक कह सकते हैं बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है, बहुत बड़ा बजट का पार्ट बिहार को दिया गया है, जिसमें आपके मखाना बोर्ड की जो बातें हैं वो बिहार के संदर्भ में है और मखाना बोर्ड बिहार में बनेगा, जिसका पर्पस है प्रोडक्शन को बढ़ाना, प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग एंड ऑल दोस। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, दैट इज PMDDKY फॉर डेवलपमेंट ऑफ, ये इसका जो टारगेट है वो 100 डिस्ट्रिक्ट का है, वो 100 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे लो प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप है, तो वहाँ पे ये बेसिकली आपके पार्टनरशिप में लॉन्च किया जाने वाला है। 100 डिस्ट्रिक्ट वाज इज टारगेटेड। आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, जो आपकी दलहन है, चाहे वो तूर हो, उड़द हो, मसूर हो, उसके लिए 6 ईयर्स का मिशन आत्मनिर्भरता इन पल्सेस को भी सेटअप किया जाएगा। केसीसी, जिसकी लिमिट पहले 3 लाख थी, उसको इनहांस करके 5 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट, यूरिया का एक नया प्लांट आसाम में सेटअप किया जाने वाला है, वो भी फ्रेम आउट है। नेक्स्ट इज स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स फॉर वीमेन SC एंड ST, जो आपके पहले स्टैंड अप इंडिया लोन का एक दायरा था। अगर आपने मुद्रा SUI स्टैंड अप इंडिया लोन पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि स्टैंड अप इंडिया लोन जो 10 लाख से ऊपर हम देते थे, उसका जो फोकस पॉइंट था, उसका जो की पॉइंट था, वो था विमेन, SC और ST। तो अभी उसी कंसेप्ट को यहाँ पे लाया गया है और ये कहा गया है कि यहाँ पे हम अभी लोन अप टू 2 करोड़ रुपीस देंगे। तो बहुत बड़ी बात है ये। फंड फॉर फंड्स फॉर स्टार्टअप्स, तो 10,000 करोड़ का यहाँ पे बैकअप रखा गया है फंड फॉर फंड्स के लिए। उसके बाद आप जाने कि जो क्रेडिट गारंटी कवरेज है, उसकी लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है। अटल ड्रिंकिंग लैब्स, 50,000 ऐसे लैब सेटअप किए जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल में आने वाले 5 सालों में। नेक्स्ट इज ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, जो है वो आपके स्कूल और PHC जो हेल्थ केयर सेंटर है, उसमें भारत नेट प्रोजेक्ट के साथ लॉन्च होगा। नेक्स्ट इज ये कहा गया है कि अब डिजिटल जो लाइब्रेरी है, जिसमें पहले फिजिकल बुक हम जाते थे और लेते थे, उसकी जगह अब डिजिटल बुक्स अवेलेबल होंगे और जिस मिशन के अंदर होंगे उसका नाम है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। तो इसके अंदर कहा गया है कि भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम अनाउंस टू प्रोवाइड डिजिटल फॉर्म ऑफ इंडियन लैंग्वेज बुक्स फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन। नेक्स्ट, IIT में जो आने वाले 5 सालों में जो सीट्स हैं उसको एक्सपेंड करके 6,500 और भी क्या किया जा रहा है, तो सीट इंक्रीज किया जा रहा है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका जमाना आने वाला है, संभवतः आ भी चुका है, तो उसके लिए 500 करोड़ का क्या किया गया, आउटलेट रखा गया है। मेडिकल एजुकेशन जो है वो आने वाले 5 सालों में
75,000 सीट्स यहाँ पे इंक्रीज होगी, 10,000 आपकी नेक्स्ट ईयर से होगी। पीएम स्वनिधि जो 10,000 और 20,000 का आपका स्लैब था, है ना, फर्स्ट और सेकंड, उसको भी बढ़ा के 30,000 किया गया है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जो आपके छोटे ऑनलाइन जो वर्कर हैं, जो स्विगी जोमेटो से जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक पहचान पत्र बनाना, उनको मेडिकल की फैसिलिटी देना, है ना, रजिस्ट्रेशन पर श्रम पोर्टल पे उनको आना, जीआईजी वर्कर्स के लिए, तो ये भी इंक्लूड किया गया है आपके सोशल सिक्योरिटीज के लिए। जल जीवन मिशन, हर घर में जल हो, हर घर तक नल हो, इसका जो दायरा है इसे बढ़ा के 100% जल जीवन मिशन के अंदर 2028 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उड़ान स्कीम, पूरे देश का आम नागरिक, पुराना कंसेप्ट, जिसके अंदर बहुत सारे नए एयरपोर्ट्स बने, जिसमें कहा गया कि अब हवाई जहाज पे चलने वाला व्यक्ति हवाई चप्पल भी पहनेगा, तो उसके अंदर आपके 120 नए जो आपके डेस्टिनेशन है उसको टारगेट किया जा रहा है, और वहां भी आपके एयरपोर्ट आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। और जो स्वामी फंड है, जिसमें 15,000 करोड़ का आउटले फिक्स किया गया है, जिसमें एक्सपीडियस कंप्लीशन ऑफ अनदर 1 लाख स्ट्रेस हाउसिंग यूनिट्स, इसको दायरा रखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपके बुलेट पॉइंट के रूप में आपको जानना है कि इंश्योरेंस सेक्टर में इंक्रीमेंट कितना हो गया, या स्वामी फंड में कितना जमा है, या फिर यूरिया फंड कहाँ एस्टैब्लिश होंगे, सारी बातें इंपॉर्टेंट है। उतनी ही बातें हमने यहाँ पे लिखी और बोली है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक भी वैसी फैक्ट हमने यहाँ पे असेंबल नहीं की है जो आपके एग्जामिनेशन में हो सकता है ना आए। क्लियर? तो यहाँ पे आखिरी बजट के स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि कौन सा सेक्टर में कितने रुपए फंड का एलोकेशन किया गया है। तो उस एलोकेशन में सबसे बड़ा एलोकेशन डिफेंस के सेक्टर में है, और यहाँ पे 6,81,210 करोड़ का बड़ा एक्सपेंडिचर दिखाया गया है। रूरल डेवलपमेंट के लिए 2,66,817 266,817, एग्रीकल्चर के लिए 1.71 लाख करोड़, रेलवे के लिए 2.52 लाख करोड़, हेल्थ केयर के लिए 98.311 लाख करोड़। उसके बाद सेंटर फॉर एक्सेलेंस एआई की बातें हैं, 500 करोड़, न्यूक्लियर एनर्जी इमिशन के लिए 20,000 करोड़, स्वामी फंड 15,000 करोड़, एंड एजुकेशन के लिए 1,28,650 करोड़। तो ये है आपके सेक्टर, और ये थे आपके वो फंड जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इतनी बात अगर आप जानते हैं बजट में, तो आई थिंक आपका मेंस का पर्पस और इंटरव्यू में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे आए तो आप निकल जाए। तो इस बजट की पूरी अवधारणा यहीं पे मैं रखता हूं। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।